हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और इस मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में मेरा क्लास का वीडियो है, ये क्लास वीडियो बना रहे हैं हम। इसका उद्देश्य है आप सबको यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार टीचर या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में, बिहार एसएससी इत्यादि, यूपीपीएससी, जेपीएससी सभी एग्ज़ाम में आपको ये मदद करेगा, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर जाना नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम डायरेक्ट आते हैं। अब आज का वीडियो मेरा पंजाब राज्य को लेकर है और भी जहाँ तक होता है मैं प्रयास करूँगा इसमें चलने का। तो देखिए, पंजाब राज्य बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो मुगल राज्य में इसकी राजधानी कहाँ थी, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। मुगल राज्य में इसकी राजधानी आपको कहाँ थी दोस्तों? लाहौर थी। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, लाहौर थी। मुगल राज्य में इसकी राजधानी लाहौर थी। और गुरु गोविंद सिंह ने, इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, इसका जो गुरु गोविंद सिंह है या 10 गुरु हैं टोटल, उनके बारे में हम वीडियो मिडाइवल वाला जो सेगमेंट चालू करेंगे उसमें है वो, क्योंकि उसका हिस्सा बन जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा पंथ की स्थापना की, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा पंथ, है ना, खालसा पंथ की स्थापना की। कब की? 1699 में। 1699 में, है ना, स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। इसके बाद इसमें है, खालसा पंथ में इन्होंने सिखों को एक विशिष्ट वेशभूषा प्रदान किया, है ना। क्या था? सिखों की विशिष्ट वेशभूषा। वेशभूषा प्रदान किया। क्या था वो? केस रखना है। इसके बाद कंघा रखना है। इसके बाद कृपान, कड़ा और कक्ष धारण करना है, ये अनिवार्य कर दिया गया। सिखों की विशिष्ट वेशभूषा जो बनाया है, ये विशिष्ट वेशभूषा में केस, कंघा, कृपान, कड़ा और कक्ष ये धारण करना अनिवार्य कर दिया गया। क्योंकि मालूम है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने क्या किया कि व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत जो था, जो गुरु परंपरा बनती है कि ये इनके बाद अगला गुरु ये बनेंगे, अगला गुरु ये बनेंगे, उन्होंने क्या किया कि ये लड़ाई हो जाती थी एक समय में कि गुरु कौन बनेगा। इससे क्या होता था कि धर्म यानी कि जिस संप्रदाय को मानते थे उसमें कमी आ जाती थी, अर्थात उसकी विचारधारा, चूँकि समाज में कई विचार के लोग हैं तो विचारधारा में बदलाव के कारण आपसी टकराव होती थी और टकराव का परिणाम जो हमारी संस्था थी, उनकी संस्था थी, उन संस्था के रेपुटेशन पर, क्रेडिट पर सवाल उठ जाते थे और लोग उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने लगते थे। इसलिए इन्होंने गुरु के जो गुरुत्व का सिद्धांत था उसको समाप्त करके जो गुरु खालसा पंथ थे उनको ही ये गुरु माना गया, उन्हीं को ये स्थापित कर दिए गए, है ना। और अब पवित्र ग्रंथ जो है, पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब ने, धर्म के गुरु जो पवित्र ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब ने धर्म गुरु का स्थान ले लिया। धर्म गुरु का स्थान
ले लिया, धर्म गुरु का स्थान ले लिया। अब गुरु कौन है भाई? गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक की द्वारा रची गई रचना थी उसी को गुरु मान लिया गया, है ना। पवित्र पुस्तक है ये गुरु पंजाबी कम्युनिटी का यानी सिख धर्म का। अब हम बराबर चलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिखों में एक परंपरा चली कि हाँ नेतृत्व कौन करेगा, इस नेतृत्व को आधार बनाया गया और पहला नाम था बंदा बहादुर का। बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन आता है पहले कि बचपन का नाम, बचपन का नाम लक्ष्मण देव था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण देव। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है, इसको आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। इसने पंजाबी किसानों को एकत्रित किया और 8 वर्ष तक 1707 से 1715 तक जो है मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा है, मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया है ना। उनके जो शिष्य थे उनको सच्चा बादशाह कहा जाता था। जो शिष्य थे इनके, शिष्य ने इन्हें सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह या सच्चा सम्राट या सच्चा सम्राट कहा, है ना। इन्हें क्या कहा? सच्चा बादशाह या सच्चा सम्राट इनको कहा गया। इसके बाद जब इन्होंने क्या किया, फारुखसियर 1716 में फारुखसियर द्वारा बंदा बहादुर समेत, है ना, इनके पुत्रों की हत्या कर दी गई, है ना। फारुखसियर ने क्या किया है? बंदा बहादुर सहित इनके पुत्रों की हत्या करवा दी, पुत्रों की हत्या करवा दी। अब मेरे मित्रों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और मोहम्मद शाह के समय में पंजाब पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ, है ना। जब पंजाब पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ उस समय में कौन था मुग़ल शासक? मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला। आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है 1726 में फैजलपुर के कपूर सिंह को मुग़ल सूबेदार, है ना, जकारिया खान द्वारा नवाब के रूप में मान्यता दिया गया, है ना। कौन? कपूर सिंह। कपूर सिंह को जो पंजाब है, पंजाब का क्या माना गया? इसको नवाब। जकारिया नवाब की मान्यता दी गई। कहा गया कि कपूर सिंह ये नवाब होंगे, कहाँ के? पंजाब के। अब इसके बाद क्या हुआ? कालांतर में कपूर सिंह ने कृषकों को, जो कृषक समूह था उनको संगठित करके एक पंथ, एक संगठन का नाम, मतलब संगठन का स्थापना किया जिसका नाम था खालसा पंथ की स्थापना। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं क्या खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना किसने की है दोस्तों? किसने की है? कपूर सिंह ने।
कपूर सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। और ये था क्या? सिखों की धार्मिक संगठन। सिखों की धार्मिक संगठन थी क्या? खालसा पंथ। खालसा पंथ क्या था? सिखों की धार्मिक संगठन थी, है ना, जो सिख किसानों को मिलाकर बनाया गया था। अब जो अगला नाम आता है जस्सा सिंह अहलूवालिया। जस्सा सिंह अहलूवालिया का नाम, ये नाम इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इसके समय में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसल में, इसके समय में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों, मिसल मतलब ग्रुप को बोलते हैं वहाँ पे, मिसलों 12 स्वतंत्र मिसलों या जत्थों में विभाजित हो गया। जत्थों, 12 स्वतंत्र मिसलों या जत्थों में विभाजित हो गया। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक की अपनी क्या था? निशान, झंडा, प्रत्येक की अपनी निशान थी, झंडा थी तथा नाम होता था। यानी कि जो 12 स्वतंत्र मिसल या जत्था बना है, सबका अपना अपना नाम है, निशान है, अपनी निशान है, झंडा है तथा नाम है ना। उसी में एक सुकरचेकिया मिसल था। सुकरचेकिया मिसल के प्रधान रंजीत सिंह थे, जो रंजीत सिंह ने पंजाब राज्य की, आधुनिक पंजाब राज्य की स्थापना की है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, है ना। और एक समिति होती थी जो सभी मिसलों को संचालन करती थी, है ना। अफगान आक्रमण तथा मुगल सूबेदारों के अत्याचारों से, है ना, उपजे अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए दल खालसा ने क्या किया? दल खालसा ने 1753 में राखी प्रथा चलाया, है ना। दल खालसा ने कब चलाया है दोस्तों? 1753 में। 1753 में राखी प्रथा चलाया। राखी प्रथा, है ना, आरंभ की। राखी प्रथा आरंभ किया। इसका जो उद्देश्य था क्या था? राखी प्रथा के तहत गांव से उपज का कितना प्रतिशत? 1/5 भाग वसूली। राखी प्रथा में, राखी मतलब रखवाली करना, है ना। जो मुगल सूबेदार अत्याचार कर रहे थे, है ना, और उसके कारण जो अव्यवस्था उपजी, तो लोगों ने अपने आप को इनसिक्योर महसूस किया, है ना। इनसिक्योर महसूस किया तो परिणाम क्या हुआ कि लोगों को डर लगने लगा। इस पर दल खालसा, जो किसानों का एक समूह था, उसने क्या कहा कि देखिए, मैं आपका राखी करूँगा। राखी मतलब रखवाली करना, आपका रखवाली, आपकी देखरेख करूँगा, कोई आप पर आक्रमण न करे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको
अपना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स था 1/5, जिसको राखी प्रथा, राखी प्रथा में कर कितना था 1/5 हिस्सा यानी 20%। ठीक है दोस्तों, और सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। इसके माध्यम से परिणाम क्या हुआ, राजनीतिक शक्ति विकसित हुई, राजनीतिक शक्ति विकसित हुई। इसके बाद क्या हुआ, अहलुवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम की उपाधि दी है। किसने, सरदार जस्सा सिंह को किसने दी है, जो उत्तरवर्ती मुगलों ने जस्सा सिंह को क्या उपाधि दी है, सुल्तान ए कौम की उपाधि दी है। सुल्तान ए कौम की उपाधि, सुल्तान ए कौम की उपाधि दी गई है ना। अब देखिए, फुलचकिया मिसल के सरदार आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने 1765 में तलब ओ आलम एक नगारा और एक निशान भेंट किया। देखिए, फुलकिया मिसल, ये 12 मिसल थे ना, 12 मिसल, इसमें से ही एक फुलकिया मिसल था। फुलकिया मिसल के सरदार क्या नाम है उसका, आला सिंह, सरदार आला सिंह। सरदार आला सिंह को अब्दाली यानी अहमद शाह अब्दाली ने क्या क्या दिया है, तलब ए आलम, इसके बाद एक नगारा, और एक निशान भेंट किया। कब किया है भेंट दोस्तों, 1765 में। ये सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सबको, जैसे जैसे हमने पॉइंट बनाया है, अंडर पॉइंट बनाया है ना, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा। ठीक है, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय है ना, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है, सुकरचेकिया मिसल को दिया जाता है ना। कौन है, सुकरचकिया मिसल को दिया जाता है, सुकरचकिया मिसल को दिया जाता है। 64 में अफगान आक्रमणकारी जो थे के प्रभाव को खत्म कर 1764 में पंजाब से अफगान आक्रमणकारी के प्रभाव को समाप्त कर है ना, देग तेग फतेह मुद्रालेख युक्त चांदी के सिक्के का प्रचलन करवाएं, जो सिखों के प्रभुता का प्रथम उद्घोषक माने जाते हैं। देखिए 1764 में पता है आपको, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है, मराठा हारे हैं। उसके बाद मराठों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। इधर पंजाब में एक नया राजनीतिक शक्ति उभर रहा है, वो था
सुकरचेकिया मिसल, जिसके प्रधान आगे रंजीत सिंह होंगे और रंजीत सिंह इसके स्थापना आधुनिक पंजाब राज्य की स्थापना करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, 1764 में पंजाब से अफगानों के प्रभाव को खत्म कर है ना, देग तेग और फतेह, देग तेग और फतेह, देग तेग और फतेह, है ना, मुद्रालेख युक्त मुद्रालेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के, शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रथम उद्घोषक शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन करवाया। गया किसके द्वारा, सुकरचेकिया मिसल के द्वारा, है ना, जो पंजाब में सिख संप्रभुता का प्रथम उद्घोष माने जाते हैं, है ना। सुकरचेकिया मिसल क्या है, पंजाब में सिख संप्रभुता का प्रथम उद्घोष माना गया। देग तेग और फतेह मुद्रालेख या मुद्रा मतलब रुपया पर अंकित कराया गया। चांदी के सिक्के पर देग तेग और फतेह नाम के अंकित करवाई गई, जो पंजाब में सिख संप्रभुता का पहला उद्घोष माना गया। अब पहला उद्घोष माना गया तो ये उद्घोष किसके नेतृत्व में हुआ है दोस्तों, रंजीत सिंह के बारे में आप जानते हैं, रंजीत सिंह और पंजाब। तो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जानते हैं, रंजीत सिंह और पंजाब, ठीक है, और पंजाब। रंजीत सिंह और पंजाब का जो टेन्योर है 1792 से 1839, 1792 से 1839 यानी उनकी मृत्यु के समय तक क्या हुआ है दोस्तों, हम लोग बार बार इस बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सुकरचेकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे ये, मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र, है ना। रंजीत सिंह कौन थे, रंजीत सिंह के पिता का नाम महासिंह, है ना, जो सुकरचेकिया मिसल के प्रमुख हुआ करते थे, है ना। इनका क्षेत्र रावी तथा चेनाब के मध्य था। क्षेत्र रावी तथा चेनाब, रावी होगा दोस्तों, रावी नदी है, रावी तथा चेनाब नदी के मध्य, है ना, रावी तथा चेनाब नदी के मध्य था। काबुल के शासक जो है जमन शाह अब्दाली का पुत्र ने 1798 में राजा की उपाधि प्रदान की और लाहौर की सूबेदारी सौंपी इसको। 1798 में क्या नाम है उसका, जमन शाह कौन था, अब्दाली का पुत्र था,
अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। जमन शाह, इसने क्या किया, राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि दी और राजा की उपाधि दी और क्या किया है दोस्तों, इसने लाहौर की सूबेदारी सौंपी और लाहौर की सूबेदारी सौंपी, लाहौर की सूबेदारी सौंपी किसको, रंजीत सिंह को। अब इन्होंने क्या किया है, 1799 से 1805 के बीच भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीन लिया, है ना। 1799 से 1805 के बीच, 1799 से 1805 के बीच भंगी मिसल से दो जगह छीने हैं, लाहौर और अमृतसर। लाहौर और अमृतसर, है ना, लाहौर और अमृतसर छीन लिया तथा राजधानी किसको बनाया, लाहौर को, लाहौर को राजधानी बनाया। दोस्तों ये सब एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। लाहौर को राजधानी बनाया, भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर को छीन लिया और लाहौर को राजधानी बनाया। मैंने कहा कि पिछली बार कि 12 मिसलों में बट गया था, है ना। 12 मिसल में से एक मिसल था भंगी मिसल, उस भंगी मिसल से रंजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर को छीन लिया और परिणाम लाहौर को राजधानी बनाया। लाहौर को उसने क्या बनाया, राजधानी बनाया, यानी रंजीत सिंह के पंजाब में लाहौर पंजाब राज्य की राजधानी थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हुआ है रंजीत सिंह के समय में। लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि की। अमृतसर की संधि, है ना, अमृतसर की संधि की। परिणाम क्या हुआ दोस्तों अमृतसर की संधि में, इसको ध्यान रखना है कि सतलज के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया, है ना। संधि का परिणाम क्या है, सतलज के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया। विस्तार को सीमित कर दिया, है ना, तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दी। उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दी गई, है ना। परिणाम क्या हुआ दोस्तों, सिख पर ध्यान रखने के लिए, है ना, लुधियाना में अंग्रेजों की एक सेना स्थापित की गई। अंग्रेजों की सेना स्थापित की गई। संधि के बाद जो विजित क्षेत्र है ना, लाहौर की संधि के बाद, है ना, संधि के बाद विजित क्षेत्र किसके द्वारा, रंजीत सिंह के द्वारा। संधि के बाद जो क्षेत्र उन्होंने जीता है वो क्षेत्र का नाम मैं बता दूँ आपको, ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है। वो कौन सा है, मुल्तान,
मुल्तान को जीता है उन्होंने 1818 में। मुल्तान को जीता है 1818 में। इसके बाद 1819 में कश्मीर को जीता है 1819 में। ये क्वेश्चन भी आपको क्रोनोलॉजी में दे रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा मेरे मित्रों, ठीक है। इसके बाद पेशावर को 1823 में जीता है। पेशावर को 1823 में जीत लिया है ना। 1823 में पेशावर को जीता है। इसके बाद जो सेगमेंट आता है अगला, कश्मीर विजय। कश्मीर विजय किसके नेतृत्व में है? चंद्र मिश्र के नेतृत्व में। चंद्र मिश्र के नेतृत्व में। चंद्र मिश्र के नेतृत्व में। और किससे जीता है? जीता है दोस्तों जब्बर खां से, है ना। जब्बर खां से जीता है। जब्बर खां कौन था? अब्दाली का गवर्नर था। उन्होंने इससे जीता है। अफगान में ही कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। अफगान से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। अफगानिस्तान के जो शासक थे शाह शुजा, है ना, शाह शुजा से कोहिनूर हीरा, शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। यहीं से कोहिनूर हीरा जाता है, देखिएगा, रंजीत सिंह से फिर अंग्रेज़ों के अधीन गया और अंग्रेज़ों से ये वर्तमान में अंग्रेज़ के लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है मित्रों, ठीक है। कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। अब हम देखते हैं जिसे नादिर शाह ने लाल किले से चुराया था। कोहिनूर हीरा को कौन चुराया था? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने इसे लाल किला से चुराया था, है ना। कोहिनूर हीरा को कौन ले गया था? नादिर शाह के आक्रमण के समय में नादिर शाह ने तख्त-ए-ताऊस, कोहिनूर हीरा, है ना, और फारसी में लिखी पांडुलिपि, वो सब को लेके चला गया था। कहाँ? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में सत्ता बदला। अफगानिस्तान के साथ रंजीत सिंह का युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, और उसमें उन्होंने कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया? कौन से अफगान शासक से? शाह शुजा से। शाह शुजा से। कोहिनूर हीरा को कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था, लाल किले से। लाल किला से चुराकर नादिर शाह के आक्रमण के समय में इसको ले जाया गया था। अब अफगानिस्तान के जो शाह शुजा, अफगानिस्तान में जो शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद की जगह अमीर बनाने के लिए लॉर्ड ऑकलैंड, रंजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, है ना, और उसमें 1839 में फिर रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। ये क्वेश्चन सब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न और आता है रंजीत सिंह के संबंध में। रंजीत सिंह के संबंध में एक प्रश्न और आता है दोस्तों। वो प्रश्न है कि भारत के पहले शासक थे, है ना, रंजीत सिंह, भारत के
रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि अस्वीकार की, है ना। रणजीत सिंह प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि अस्वीकार की। ये क्वेश्चन सब भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग सैन्य जो रणजीत सिंह का यानी सिख साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था था, हम उस पे चलते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग चलेंगे प्रशासन के बारे में, भू राजस्व के बारे में, सैन्य प्रशासन के बारे में, न्याय प्रशासन के बारे में, है ना, पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से। इसके बाद रणजीत सिंह के बाद के जो पंजाब हैं उसमें चलेंगे हम लोग। दिलीप सिंह आएंगे, फिर अंग्रेज़ों के साथ पंजाब की लड़ाई होती है ना, और इसमें 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम आज इस सारे सेगमेंट को बिल्कुल कवर करेंगे। ये थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी, लेकिन एक ही वीडियो में पंजाब राज्य से संबंधित सारे मुद्दे सोल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं पंजाब राज्य में जो प्रशासन है, प्रशासन के संदर्भ में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछता है इससे, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि इस सब के इस बारे में थोड़ी सी एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को आपके साथ डिलीवर करूं। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों प्रशासन में। पंजाब का प्रशासन के संदर्भ में देखिए, पंजाब राज्य में रणजीत सिंह की सरकार को खालसा सरकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खालसा सरकार। खालसा सरकार कही जाती थी। रणजीत सिंह की सरकार को खालसा सरकार कहा जाता था। गुरु मत को प्रोत्साहन नहीं दिया उन्होंने। डोगरा सरदार एवं मुसलमानों को उच्च पद दिया है। कौन? डोगरा सरदारों और मुसलमानों को, डोगरा सरदारों एवं मुसलमानों को, है ना, क्या दिया है? उच्च पदों पर नियुक्ति। उच्च पदों पर नियुक्ति किया है इन्होंने, है ना। दोस्तों बारी बारी से हम चीज़ों को, इसके बाद उन्होंने क्या किया है, देखिए जो उनके मुख्य अधिकारी रहे हैं उन अधिकारियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए उनका मुख्यमंत्री जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, है ना। उनका जो मुख्यमंत्री था उसका नाम था राजा ध्यान सिंह। ये सब रणजीत सिंह के प्रशासन की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री, उसके बाद है विदेश मंत्री, है ना। इसके बाद है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों? विदेश मंत्री थे उनका फकीर अजीजुद्दीन। फकीर अजीजुद्दीन, ये सब एग्जाम में पूछता है, इसको बिल्कुल इग्नोर आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद रक्षा मंत्री, है ना, रक्षा मंत्री। ये सेनापति का भी काम करता था, ठीक है। इसका ये किसको बनाया गया है? दीवान मोहकम चंद्र। दीवान मोहकम चंद्र। इसके बाद दीवान चंद्र मिश्र, ठीक है। इसके बाद हरि सिंह नलवा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, हरि सिंह नलवा,
ठीक है दोस्तों। इसके बाद अर्थ मंत्री बनाया है, अर्थ मंत्री है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, अर्थ मंत्री बनाया गया किसको, भगवान दास को। किसको, भगवान दास को, भगवान दास को। इसको आप नोट कर लीजिए, ये वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो दोस्तों है वो सदर ए ड्योढ़ी, सदर ए ड्योढ़ी किसको कहा जाता था, सदर ए ड्योढ़ी, बराबर क्वेश्चन पूछता है ये। सदर ए ड्योढ़ी राजा के निकट संपर्क में रहने वाला अधिकारी, राजा के निकट संपर्क में रहने वाला अधिकारी, राजा के निकट संपर्क में रहने वाला अधिकारी था ये, ठीक है। इसके बाद डोगरा सामंतों में 3 भाई थे, ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेता सिंह, ठीक है। ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेता सिंह, डोगरा सामंत जो थे, डोगरा को जो इन्होंने अपने प्रशासन में बिठाया था, उसमें 3 व्यक्ति का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। 3 डोगरा सामंतों में 3 भाई थे, डोगरा सामंत, इसका नाम था क्या क्या, ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेता सिंह, सुचेता सिंह। सुचेता सिंह, ठीक है दोस्तों। ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह प्रशासन में विशेष ध्यान था। ध्यान सिंह का जो पुत्र था हीरा सिंह का प्रशासन में विशेष ध्यान रखता था वो इस मामले में। इसके बाद केंद्र में 12 प्रशासकीय विभाग थे, है ना। केंद्र में 12 प्रशासकीय विभाग, है ना। इसमें 4 प्रमुख थे, 4 प्रमुख कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा। पहला नाम क्या है, पहला नाम है दफ्तर ए अबवाब उल माल, दफ्तर ए अबवाब उल माल, दफ्तर ए अबवाब उल माल। ये जो विभाग है, ये विभाग भू राजस्व व अन्य आय के स्रोत को देखता था। भू राजस्व व अन्य आय के स्रोत को देखता था, है ना। इसके बाद दफ्तर ए तोहिजात, दफ्तर ए तोहिजात, दफ्तर ए तोहिजात, ये विभाग किस मैटर को देखता था, तो ये थे राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था, राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था, है ना, ये करता था। तीसरा जो अगला जो महत्वपूर्ण है, दफ्तर ए मवाजाब, दफ्तर ए मवाजाब, ये क्या करता था दोस्तों, इसको देखिए। सैन्य एवं असैन्य कर्मी के वेतन का हिसाब, सैन्य एवं असैन्य कर्मियों के वेतन का
हिसाब, है ना, उसका हिसाब करता था। इसके बाद दफ्तर ए रोजनामचा, दफ्तर ए रोजनामचा, दफ्तर ए रोजनामचा, ये इसका क्या काम था? इसका था राजा के प्रतिदिन के व्यय का विवरण, राजा के प्रतिदिन का विवरण, है ना, ये इसके मामले में ये देखता था। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं। क्या भाई, क्या बात है? आराम से बैठो, एक तो लेट आते हो क्लास, ऊपर से हल्ला करते हो, चुपचाप बैठो आराम से चेयर पर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, सिख राज्य कुल 4 प्रांत में बटे थे, है ना, सिख राज्य है ना 4 प्रांत में, 4 प्रांतों में बटे थे। ठीक है, कौन कौन सा प्रांत है 4, उसको ध्यान रखिए। लाहौर, मुल्तान, लाहौर है, मुल्तान है, उसके बाद कश्मीर और पेशावर, कश्मीर पेशावर, है ना। सबके अलग अलग अधिकारी होते थे। इन सभी के अधिकारी को क्या कहते थे? नाजिम कहा जाता था, नाजिम। सबके अधिकारी को नाजिम के नाम से जाना जाता था। पूछता है एग्जाम में, सिख राज्य 4 प्रांतों में बटे थे, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, है ना, और सभी के जो हेड होते थे उनका नाम क्या था? नाजिम, नाजिम कहे जाते थे उनको, है ना। सबके अलग अलग नाजिम हेड थे। इसके बाद प्रत्येक सूबा परगनों में बटे थे। देखिए इसकी हायरार्की है। हायरार्की क्या है? सबसे ऊपर क्या था? प्रांत था। क्या था? प्रांत था, प्रांत था। प्रांत को क्या बोलते थे? सूबा। प्रांत को क्या बोलते थे? सूबा। ठीक है, सूबा। क्योंकि 4 प्रांत में बटे थे, इनके हेड को क्या कहा जाता था? नाजिम, नाजिम कहा जाता था। इसके बाद जो था परगना, इसके बाद परगना, परगना हुआ करता था। परगना जिसका प्रमुख जो है कारदार को बोलते थे। इसके प्रमुख को क्या बोलते थे? कारदार। सब एग्जाम में आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद प्रशासन तालुक में बटा था, तालुक में बटा था। तालुक के जो प्रधान था उसको तालुकदार कहा जाता था, तालुकदार कहा जाता था। इस सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये बात ध्यान रखिए, है ना। इसके बाद जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उसको गांव था, उसको गांव कहते थे, गांव, गांव, या इसको मौजा कहा जाता था, मौजा। अभी भी आप देखिएगा अमीनी की पढ़ाई में मौजे कहा जाता है ना, किसी गांव को। क्योंकि ये जो अमीन वाला है ना, अमीन लोग जो है वो मौजे के नाम से अभी भी नाम एंट्री करते हैं, है ना। मौजा मतलब गांव। ये पंचायत का प्रशासनिक कार्य करता था, यानी लोकल लेवल पे था ये पंचायत का प्रशासनिक कार्य। पंचायत का प्रशासनिक कार्य, है ना, पंचायत का प्रशासनिक कार्य करता था ये। इसके साम्राज्य का जो 4 प्रांत में बटे थे, 4 प्रांत, ये एक प्रांत था, उस प्रांत के हेड को नाजिम कहते थे। प्रांत परगनों में बटा था, परगना के हेड को कारदार कहा जाता था। तालुक, तालुकदार कहा जाता था। और सबसे नीचे गांव था जो पंचायत का प्रशासनिक कार्य करता था। मित्रों, इसके बाद हम चलते हैं भू राजस्व व्यवस्था में। भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था में देखते हैं उसका मुख्य स्रोत क्या था? उपज का, है ना। ये उपज का कितना परसेंट है? 33 से 40%, 33 से 40%,
33% से 40% के बीच में ये लिया जाता था। बटाई व्यवस्था, इसमें क्या था, भूराज व्यवस्था में एक था बटाई व्यवस्था। बटाई व्यवस्था, बटाई व्यवस्था ये दिख नहीं रहा है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। बटाई व्यवस्था, बटाई व्यवस्था में क्या था दोस्तों, बटाई व्यवस्था में क्या था, इसको देखिए, कर वस्तु के रूप में लिया जाता था। कर, कर मतलब टैक्स, वस्तु के रूप में, वस्तु के रूप में। इसके बाद है कानकूत व्यवस्था, बराबर पूछा है, कानकूत व्यवस्था, कानकूत व्यवस्था है ना। इसमें क्या है, वसूली उपज को आधार बनाकर, है ना, उपज को आधार बनाकर नगदी में, उपज को आधार बनाकर नगदी में। इसके बाद जो व्यवस्था थी वो नीलामी, नीलामी व्यवस्था, नीलामी व्यवस्था। नीलामी व्यवस्था में क्या था, 3 से 6 वर्ष के लिए वसूली का अधिकार, 3 से 6 वर्ष के लिए नीलामी का अधिकार, 3 से 6 वर्ष के लिए वसूली का अधिकार दिया जाता था। वसूली का, एक मिनट, वसूली का अधिकार है ना, ऊंची बोली लगाने वाले को, ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाता था। ये उसका भूराजस्व व्यवस्था था। अब हम चलते हैं सैन्य प्रशासन पे, सैन्य प्रशासन पे, सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन इनका मुख्यतः 2 भागों में बटा था। 2 भाग कौन थे, इसको देखिए। पहला भाग इनका नाम है फौज ए खास, फौज ए खास, फौज ए खास या फौज ए आइन, फौज ए आइन। ये क्या था, नियमित था, नियमित सेना थी, है ना। और इसके बाद है फौज ए बेकवायद, फौज ए बेकवायद। ये क्या था, अनियमित, ये अनियमित था, है ना। फौज ए खास या फौज ए आइन, और दूसरा था फौज ए बेकवायद, बेकवायद, ये द है दोस्तों, बेकवायद, ठीक है, बेकवायद। अब यहाँ पर देखना है, फौज ए खास में 3 मेनली 3 थे। फौज ए खास में कौन कौन थे, 3 थे। 3 क्या क्या थे, एक था घुड़सवार, घुड़सवार, दूसरा है पैदल, पैदल सेना, है ना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, और तीसरा है तोपखाना, तोपखाना। क्या है, तोपखाना। हम बारी बारी से सबको देखेंगे। इसके बाद उधर जो है घुड़चड्ढा है, इधर 2 है मूलतः, घुड़चड्ढा है, और दूसरा है मिसलदार, मिसलदार,
यह हमारा क्लास वीडियो है, मेरा क्लास भी चल रहा है और दोनों काम भी आप लोगों को वीडियो भी हम आपके लिए जो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं दोस्तों, उनके लिए हम बना रहे हैं। देखिए, जो घुड़सवार थे वो उसका प्रशिक्षण के लिए एलार्ड को नियुक्ति की गई है ना। इसके प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण किसके, फ्रांस का सेनापति था एलार्ड की नियुक्ति, है ना। ये कहाँ का था, फ्रांस का था, है ना। ये ध्यान रखिएगा, एलार्ड की नियुक्ति हुई है ना। एलार्ड कहाँ का है, फ्रांस का है। ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। यह सेना परेड से घृणा करती थी, इसलिए इसको रस्क ए लूला कहा जाता था, है ना। इसको क्या कहते थे, रस्क ए लूला, रस्क ए लूला, रस्क ए लूला। रस्क ए लूला यानी नर्तकी की चाल, है ना। इसका मतलब होता है नर्तकी की चाल। नर्तकी की चाल, ये परेड से नफरत करती थी घुड़सवार सेना, इन परेड में नहीं जा पाती थी, इसलिए इसको रस्क ए लूला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए इटली के बंतुरा की नियुक्ति की गई है ना। इटली के बंतुरा, हेतु इटली के बंतुरा, इटली के बंतुरा की नियुक्ति, इटली के बंतुरा की नियुक्ति की गई है। एक चीज ध्यान रखना है, लाल कमीज, नीला पजामा और काले चमड़े के पेटी इसका ड्रेस होता था, और ड्रम के धुन पर ये क्या करते थे, अपना प्रशिक्षण देते थे, है ना। इसके बाद पैदल सेना को तोपखाना में हम देखते हैं दोस्तों। तोपखाना में क्या है, इसके विकास के लिए दरोगा ए तोपखाना की नियुक्ति की गई, है ना। क्या है, दरोगा ए तोपखाना। दरोगा ए तोपखाना की नियुक्ति की गई। और फ्रांस के जो जनरल थे, फ्रांसीसी जनरल थे, कोर्ट को इस नियुक्त किया गया, है ना। इसमें प्रशिक्षण के लिए जो नियुक्ति की गई है उसका नाम है, पहले कोर्ट नाम है, कोर्ट महोदय थे वहाँ के फ्रांसीसी जनरल थे। कर्नल गार्डनर, है ना, इन सब की नियुक्ति। लेहना सिंह इसकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। इसके बाद फौज ए बेकवायद पे चलते हैं हम लोग, फौज ए बेकवायद पे चलते हैं। इसमें क्या क्या है देखिए, जो घुड़चड्ढा खास था, इन्हें अपने घोड़े तथा अस्त्र लाने होते थे और वेतन राज्य की ओर से दी जाती थी, है ना। ये घुड़चड्ढा क्या करते थे, ये लाते क्या थे, घोड़े तथा अस्त्र लाते थे, है ना। ये जो घोड़े तथा अस्त्र लाते थे, है ना, और वेतन जो है राज्य की ओर से दी जाती थी। क्लियर है। इसके बाद इसमें अब चलते हैं मिसलदार वे सरदार थे जिनका राज रंजीत सिंह ने ले लिया था, यानी जीत लिया था, लेकिन दोस्तों उनके अनुयायी बन गए थे वो। उनका क्षेत्र तो जीत लिया था किसने, रंजीत सिंह ने, लेकिन जो जीते हुए क्षेत्र भी फिर उन्हें रिटर्न कर दिया था, उनका अनुयायी यानी फॉलोअर बन गया था, इसलिए ये मिसलदार कहलाते थे। इन्हें पहले जागीर दिया जाता था, उसके बाद फिर नगद दिया जाने लगा वेतन। इनका वेतन जो है, वेतन पहले जागीर के रूप में
जागीर के रूप में, है ना, फिर नगद दिया जाने लगा। दिया जाने लगा। एक चीज और ध्यान है, महाराजा रंजीत सिंह के लिए जो घोड़ा था उसका नाम था अस्क-ए-लैला। ध्यान रखिएगा, यहाँ रंजीत सिंह के घोड़ा का जो नाम था वो रस्क-ए-लैला था। मैं यहाँ कहाँ लिख दूँ, घुड़सवारी, हाँ, रस्क-ए-लैला, लैला, रस्क नहीं है, अस्क है, अस्क, सॉरी, ये अस्क है, अस्क-ए-लैला क्या है? रंजीत सिंह के घोड़े का नाम, रंजीत सिंह के घोड़े का नाम अस्क-ए-लैला था। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं रंजीत सिंह का न्याय प्रशासन। रंजीत सिंह का न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन क्या है? अंतिम अपील राजा के पास हुआ करता था। अंतिम अपील, अंतिम अपील राजा के पास, मतलब न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा हुआ करता था। राजतंत्र में राजा ही तो होगा ना, दूसरा कौन होगा? दूसरा किसकी क्षमता है जो न्याय का अंतिम पायदान पकड़ सके? है ना, राजा ही है। जब कहीं नहीं मिलेगा, उसके अधिकारी से न्याय नहीं मिलेगा, तो राजा के दरवाज़ा को खटखटाया जाता है और राजा से न्याय की अपील की जाती है। आपको मालूम होगा, बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा, जो प्राचीन आधार पर बनती है फिल्में, राजतंत्र पर फिल्म बनी है, तो प्रजा आती है और राजा के घर के बाहर जो वेल लगा रहता है, घंटा बड़ा सा, इतना बड़ा, उस घंटा को बजाती है उनके अधिकारी द्वारा, और उसके बाद राजा आते हैं, उनको अनुमति दी जाती है, उनकी समस्या सुनी जाती है और उसका निदान करने का प्रयास किया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि राजतंत्र में राजा की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी प्रजा को अधिक से अधिक खुश रखने का प्रयास करे। डेमोक्रेसी में भी दोस्तों, डेमोक्रेसी में भी सरकार की यही नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता के द्वारा की गई वादों को पूरा किया जा सके। ठीक है, इसलिए ये व्यवस्था की जाती है। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद अदालत उल आला हुआ करता था। इसके बाद अदालत उल आला, आला मतलब हाई ऑफिसर, है ना, आला अधिकारी नहीं बोलते हैं, बहुत आला अधिकारी मतलब हाई ऑफिसर है ना। ये होता था लाहौर में, लाहौर में है। और इसके जो हेड होते थे सूबे में, वो नाजिम कहलाते थे। नाजिम ये सूबे में होते थे, सूबे मतलब प्रांत में होते थे। ठीक है, ग्राम विवाद का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता था। ग्राम विवाद का निपटारा पंचायतों द्वारा। पंचायत में मामला नहीं सुलझा तो अदालत उल आला यानी कि प्रत्येक सूबे में, जिसके हेड को नाजिम कहा जाता था और ये लाहौर में स्थापित था, वहाँ जाते थे और उसके बाद वहाँ से मामला नहीं हुआ तो अंतिम में राजा के पास जाते थे। राजा केवल मृत्यु दंड दे सकता था। राजा केवल मृत्यु दंड दे सकता था। राजा केवल मृत्यु दंड दे सकता था। अधिकतर दंड आर्थिक होते थे। दंड अधिकांशतः कैसा? आर्थिक हुआ करता था। आर्थिक रूप से दंड दिया जाता था। आर्थिक होता था।
है ना, उसको पनिशमेंट आर्थिक रूप से दिया जाता था। मृत्यु बहुत कम लोगों को दी जाती थी, सभी लोगों को अपनी परंपरा के अनुसार न्याय, है ना, न्याय क्या मिलता था, न्याय के आधार क्या था, परंपरा के अनुसार। परंपरा के अनुसार न्याय मिलता था, कैसे, परंपरा के अनुसार, है ना। संविधान या कानून का अभाव है, संविधान वगैरह कानून वगैरह होता नहीं था। काहे का संविधान बनेगा, संविधान बनने का कोई मतलब ही नहीं है। राजा जब सर्वे सर्वा है तो संविधान का आधार क्या है मित्रों, है ना, यही चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं इसमें न्याय प्रशासन के बाद थोड़ा सा रंजीत सिंह के बाद जो शासक हुए हैं पंजाब में, है ना, रंजीत सिंह के बाद है ना पंजाब, रंजीत सिंह के बाद पंजाब क्या कौन कौन बना है, 1839 से 1839 से 43, 1839 में रंजीत सिंह की मौत हुई और पंजाब 43 में अंग्रेजों के अधीन आ गया, 1843 तक, है ना। बने कौन कौन हैं इसमें ध्यान रखिएगा, खड़ग सिंह बने हैं। इसके बाद बने हैं नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह बने हैं, शेर सिंह बने हैं, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी है रंजीत सिंह के बाद पंजाब में राजाओं की। ये क्वेश्चन पूछता है, पहला क्या है, खड़ग सिंह, दूसरा है नौनिहाल सिंह, तीसरा है शेर सिंह। यहाँ से क्वेश्चन का आधार बनता है मित्रों। इसके बाद दिलीप सिंह, जो उसके बाद शासक बनते हैं दिलीप सिंह, है ना। ये नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, इसके बाद बनते हैं दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जो हैं ये रंजीत सिंह के अल्पायु पुत्र हैं। रंजीत सिंह के अल्पायु पुत्र हैं और राजमाता हिंदन के संरक्षण में थे ये, है ना। राजमाता उनका नाम क्या है, जिंदन, के संरक्षण में, राजमाता जिंदन के संरक्षण में, है ना, ये बने हैं। और ये बने कब हैं, 1843 में, 1843 में ये बने हैं। क्या, सिख के जो उत्तराधिकारी हैं, यानी रंजीत सिंह के बाद खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और उसके बाद दिलीप सिंह वहाँ के शासक बने हैं। अब देखना है इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है ना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है इनके समय में 1845 से 46 में, 1845 से 1846, 1845 से 1846 के बीच, है ना। इसमें देखिएगा ब्रिटिश, इसमें ब्रिटिश, इस युद्ध में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड गफ, है ना, लॉर्ड गफ और गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। ये सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। देखिए खालसा पंथ की शक्ति से लाहौर जो दरबार है वो डरने लगा था, है ना। इसे कमज़ोर और नियंत्रित करने के लिए महारानी जिंदन
लाल सिंह ने सिख सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, झोंक दिया। अतः महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। ये युद्ध क्या था, युद्ध कारण है ना, महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम। महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था क्या, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। देखिए महत्वाकांक्षा रखना जरूरी है, अति महत्वाकांक्षा हमेशा नुकसान होता है। इसमें क्या परिणाम हुआ कि मेजर ब्रांडफुट ने सिख सेना को उकसाया और सबराओं की लड़ाई में लाल सिंह और तेज सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों की हार हुई, है ना। सबराओं की लड़ाई में सिखों की हार, सबराओं की लड़ाई में, है ना। सबराओं की लड़ाई कब हुई है, 10 फरवरी 1846, 10 फरवरी 1846, है ना। सिखों की हार हुई, सिखों की हार किस लिए, क्योंकि लाल सिंह और तेज सिंह ने सिख सेना की तरफ से धोखा किया और अंग्रेजों को साथ दे दिया, इसके कारण हार हुई। हार में क्या हुआ, लाहौर की संधि, लाहौर की संधि, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब हुई है दोस्तों, 9 मार्च 1946, 9 मार्च 1846 को, 9 मार्च 1846। ये ध्यान रखिएगा, टाइम टेन्योर भी क्वेश्चन पूछता है ना। इसमें क्या हुआ, 1.5 करोड़ रुपया युद्ध जो हर्जाना देना पड़ा, है ना। और अंग्रेज सतलज के दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। क्या मिला, महत्वपूर्ण पॉइंट हम लिख देते हैं। सतलज नदी है के दक्षिण का क्षेत्र अंग्रेजों को मिला, अंग्रेजों को मिला। इसके बाद 1.5 करोड़ रुपया हर्जाना, है ना। 1.5 करोड़ हर्जाना हुआ, जिसमें 50 लाख नगद और 1 करोड़ के बदले 1 करोड़ के बदले ब्यास और सिंह के बीच पहाड़ी क्षेत्र, सिंध के बीच के पहाड़ी क्षेत्र, ये अंग्रेजों को मिला। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्या, सिख सेना 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सेना तक सीमित, है ना। सिख सेना 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सेना तक सीमित, 20,000 पैदल सेना तक सीमित कर दिए गए। इसके बाद क्या हुआ, लाल सिंह वजीर बने गए, है ना। लाल सिंह पंजाब के वजीर बने, ध्यान रखिए, है ना। इसके बाद यूरोपीय तथा अमेरिकन को बिना अनुमति सेवा में नहीं लेना था, उसने ये वादा किया अपने संधि में। इसके बाद 2 वर्ष बाद पूरक संधि के तहत गुलाब सिंह के अनुरोध पर अंग्रेजों ने 1946 में ये चीज़ें अंत कर दिया, यानी कि
जो अमेरिकन और लोगों को सहयोग के जो संधि था उसके बारे में। गुलाब सिंह के हाथों बेचने के खिलाफ लाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। क्या, देखिए अगला पॉइंट देखते हैं हम इसमें। कश्मीर को, वही कश्मीर जो अभी मुद्दा का बना हुआ है, कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेचा गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन किसका विरोध क्या किया? लाल सिंह ने विद्रोह किया, है ना। लाल सिंह ने विद्रोह किया इसके खिलाफ कि आप उसको बेच क्यों रहे हैं कश्मीर को, है ना। परिणाम क्या हुआ? विद्रोह का दमन कर दिया गया, विद्रोह का दमन कर दिया गया और भैरोवाला की संधि हुई है 22 दिसंबर 1946 को। 22 दिसंबर 1846 होगा, सॉरी, को भैरोवाला की संधि, भैरोवाला का संधि। भैरोवाल का संधि किसके बीच में हुआ है? दिलीप सिंह के बीच में हुआ, अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच में, है ना। अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच में, अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच में हुआ है। जिंदन की संरक्षिता समाप्त कर दिया गया, 1.5 लाख रुपया पेंशन के रूप में उनको दे दिया गया और उनको भेज दिया गया, है ना। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख कब है? 48 से 49, 1848 से 1849 के बीच। ध्यान रखिए इसको भी। कारण क्या था? युद्ध का कारण था सिख सेना खालसा शक्ति को पुनः, है ना, स्थापित करना चाहती थी। सिख सेना सिख सेना खालसा पंथ को पुनः स्थापित करना चाहती थी, है ना, पुनः स्थापित करना चाहती थी। सिख डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ था, है ना। सिख जो है डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ था। तात्कालिक कारण क्या है? मुल्तान के सूबेदार मूल राज्य को अपदस्थ करना, है ना। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण क्या है? मुल्तान के सूबेदार मूल राज्य को हटाना। मुल्तान के सूबेदार मूल राज्य को अपदस्थ करना, मूल राज्य को अपदस्थ करना, ये इसका तात्कालिक कारण है। मूल राज शेर सिंह और छत्तर सिंह के नेतृत्व में जनता ने विद्रोह कर दिया, है ना। मूल राज छत्तर सिंह और शेर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया, है ना। डलहौजी ने बहाना लेकर युद्ध की घोषणा की और कुल 3 युद्ध लड़े हैं, है ना। डलहौजी ने युद्ध की घोषणा की, है ना। और कितने युद्ध लड़े हैं? 3 युद्ध लगे हैं। कौन सा? 3 युद्ध,
लड़े। कौन सा 3 युद्ध लड़े हैं दोस्तों? पहला रामनगर का युद्ध, रामनगर का युद्ध। रामनगर का युद्ध कब हुआ है? 22 नवंबर 48, 22 नवंबर 1848। ठीक है। इसमें क्या हुआ है? जनरल गाफ के नेतृत्व में, है ना, जनरल गाफ के नेतृत्व में रावी नदी पार, है ना, रावी नदी पार करके इसको युद्ध लड़ा गया। दूसरा है चिलियावाला का युद्ध। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ है? 13 जनवरी 49 को, 13 जनवरी 1849 को, 13 जनवरी 1849 को ये जो युद्ध लड़ा गया है जनरल गाफ के नेतृत्व में, है ना, ये भी जनरल गाफ के नेतृत्व में, ये अंग्रेजी सेना था, जनरल गाफ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें अंग्रेजों को भारी क्षति हुई, नुकसान हुई। उसके बाद गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध हुआ है। कब हुआ है? 21 जनवरी 49 को, 21 जनवरी 1849, 21 जनवरी 1849 चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, है ना, चार्ल्स नेपियर, है ना, के नेतृत्व में। सिखों की हार हुई, सिखों की हार हो गई इसमें, है ना। इस युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है मित्रों। इस युद्ध को जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है तोपों का युद्ध। तोपों का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन। इसको तोपों का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। किसको? गुजरात का युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। अब क्या किया गया? 29 मार्च 49 को पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। 29 मार्च 1849 को पंजाब अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह और रानी जिंदन को 5 लाख पेंशन देके, है ना, लंदन भेज दिया गया। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। दिलीप सिंह और महारानी जिंदन सिंह, एक मिनट, महारानी जिंदन को 5 लाख देकर पेंशन देकर लंदन भेज दिया गया, है ना, लंदन भेज दिया गया। जाइए वहाँ ऐश कीजिए, अब आपका कोई काम नहीं है, जो होना था वो हो गया है ना। इसके बाद कोहिनूर हीरा ब्रिटिश राज, कोहिनूर हीरा ब्रिटिश राजमुकुट
कोहिनूर हीरा ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया, ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन को है ना 3 लोगों के अधीन किया गया, 3 लोगों के अधीन किया गया। किस किस के अधीन किया गया उसको देखिए, है ना। हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस ये क्या कर रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे। इसके बाद जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस ये आपको भू राजस्व प्रबंधन देख रहे थे, भू राजस्व के प्रबंधन को देख रहे थे। चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन ये न्याय विभाग को देख रहे थे। क्या थे, न्याय विभाग को देख रहे थे, न्याय विभाग को देख रहे थे। इस प्रकार लॉर्ड हेनरी एलनबरो की इच्छा के विरुद्ध डलहौजी ने 30 मार्च 1949 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। इस प्रकार किसका, लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, एलनबरो की इच्छा के विरुद्ध डलहौजी ने 30 मार्च 1849, ये दिन ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों, हम जो सिख राज्य है, आधुनिक सिख राज्य, उसके निर्माता रणजीत सिंह के प्रशासन, रणजीत सिंह के बाद जो शासक हुए हैं, है ना, उनका, इसके साथ साथ जो 2 युद्ध हुए हैं, आंग्ल सिख युद्ध, उनके बारे में सबकी हमने चर्चा की। आशा करता हूं कि आप सबको इस किसी भी एग्ज़ाम में हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो कंटेंट है वो बहुत लाभदायक होगा। इस वीडियो को बहुत कायदे से देखिएगा और एक एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा रही है। जो छात्र छात्राएं मेरे क्लास में आ रहे हैं उनको तो हम दे ही रहे हैं क्योंकि क्लास वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ये हमारी संस्थान स्टडी सरनम की तरफ से मैं सुजीत कुमार, इसके डायरेक्टर, आप लोगों को एक तोहफा है फ्री में। कहीं कोई सब्सक्रिप्शन मत लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को आगे बढ़ाइए और उसमें हमारी मदद कीजिए, आप अपना लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं आगे बंगाल टॉपिक।